हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे यूपीएससी 2024 के लिए विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के कल लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज ये उसका सेकंड पार्ट है जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी। जिसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में इंडियन इकोनॉमी भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के 2 टेस्ट किए, पॉलिटी के। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 6 से 7 टेस्ट पेपर कर लिए हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू है जो है कि आपको टेस्ट पेपर कराते रहूंगा यूपीएससी 2024 के एग्जाम से पहले जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ में चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे इस तरीके के टेस्ट पेपर आपको करने को मिलेंगे, जहां से आपको प्रीलिम्स के लिए एक नया अप्रोच, जो नए ट्रेंड पर आ रहा है यूपीएससी, उस ट्रेंड को रिवाइज करते हुए आप चीजों को सीख पाओगे, कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स की चीजों को भी यहाँ से रिवाइज कर पाओगे। साथ में आप पीटी 365 की क्लासेस कर सकते हो और भी करंट अफेयर्स की क्लासेस आप कर सकते हो जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 हमसे पूछ रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत में बाघ संगणना यानी बाघों की जो गणना है वो 5वें चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यूपीएससी अप्रोच से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां देते हुए चलूं, कि ताकि आपको एक करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5वें चक्र की बात कर रहा है, इसका मतलब 4 चक्र की ऑलरेडी जनगणना हो चुकी है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ भारत में जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी बाघों की गणना 2006 में, और जिस समय 1411 जो है कि हमारे यहाँ बाघ थे। दूसरी जो गणना हुई थी इनकी वो हुई थी 2010 में, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष पे होती है। जिस समय ये 1706 हो गए थे, फिर उसके बाद 2014 में जब हुई थी तो ये 2226 हो गए थे, और फिर लास्ट हुई थी आपकी 2018 की, जिसके अंतर्गत हमने बताया था, मतलब रिकॉर्ड जो था 2967 जो है कि बाघ थे टोटल। कितने थे? जो पूरे विश्व के 70% भारत में बाघ निवासित थे, और ये 4 गणना हो चुकी थी। तो अब जो 5वीं आई है वो आपकी 2022 के रिकॉर्ड के आधार पर आएगी, और 2022 के अनुसार अगर आप देखना चाहोगे तो हमारे भारत में अब जो बाघों की गणना हो चुकी है वो हो चुकी है दोस्तों। तो अगर हम न्यूनतम के आधार पे बात करेंगे तो न्यूनतम आपको बताया गया 3167, और जो मैक्सिमम है वो लगभग 3900 के आसपास है, 3900 प्लस। लेकिन टोटल में अगर हम देखें तो 2022 तक जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसमें बताया गया कि लगभग 3682 जो है कि हमारे यहाँ बाघ हो चुके हैं। जिसमें अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वृद्धि आपको एमपी में देखने को मिलती है, जहां पर एमपी में लगभग 700 से प्लस आपका क्या हो गया, बाघ हो चुके हैं, जिसे हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर बेसिक जानकारी के बाद अब एक एक स्टेटमेंट की बात करेंगे। क्या पूर्वी घाट भारत में एकमात्र ऐसा भूदृश्य है जहां पे बाघों की संख्या कम हुई है? तो ये बात गलत है। पूर्वी घाट में नहीं, बल्कि दोस्तों पश्चिमी घाट में स्पेशली जो है कि कमी देखने को मिली है, जैसे कर्नाटक वगैरह इन सब क्षेत्रों में। जबकि पूर्वी घाट में तो वृद्धि देखने को मिली है, चाहे वो गंगा का मैदान हो या फिर शिवालिक की रेंज हो, इन सभी पूर्वी घाट में वृद्धि देखने को मिली है। तो पहला तो गलत है स्टेटमेंट। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम लोग एनटीसीए कहते हैं, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। बाघ संगणना आकलन तो एक नोडल प्राधिकरण है, बिल्कुल सही बात है। यही जो है कि बाघ संगणना हर 4 वर्ष पे करता है, और एनटीसीए, और इसी के द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस समय 2024 में 2023 में जो है कि 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जिसके अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 वर्ष पूरे हो गए तो कर्नाटक में आईपीसीए का इनॉग्रेशन हो रहा था। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आईपीसीए की मीटिंग्स हो रही थी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ पर रिपोर्ट जारी की और बताया कि भारत में इतने बाघ वर्तमान में हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा करंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य का मतलब होता है WPI, अर्थात कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में आंकड़ा दिया जाएगा, और ये सारी चीजें मैं इकोनॉमिक्स की मेंस ओरिएंटेड जो अप्रोच वाली क्लासेस है, फाउंडेशनल क्लास, उसको ऑलरेडी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको यूट्यूब चैनल पे। उसकी आज शाम में लगभग 4:30 बजे के आसपास क्लासेस भी आई थी। आप देख सकते हो उसमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट कर रहा हूँ, जिससे जो इसके 50 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे रिवाइज हो रहे थे। तो वहां पे ये सारी चीजें आप पढ़ पाओगे मेरे साथ। तो इसमें लिख रहा है इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर मैं बात करूं, सॉरी, ये गलत नहीं होगा दोस्तों, ये तो सही हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही इसे प्रकाशित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर हम बात करें, इसमें ईंधन विद्युत को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? नहीं, इसमें ईंधन और विद्युत को सर्वाधिक महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि किसको महत्व दिया जाता है अगर हम इसमें बात करेंगे तो जैसे स्पेशली वस्त्र हो गया, परिधान हो गया, कागज, रसायन, प्लास्टिक, सीमेंट, धातु, ये सभी मुख्य रूप से प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, और ये प्राइमरी गुड्स होने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाली होती हैं, न कि ईंधन और विद्युत, ये वेटेज वाली नहीं होती हैं।
तो ये गलत हो गया। यह केवल उत्पादक स्तर पर ही मुद्रास्फीति का पता लगाता है, तो ये बात गलत है। ये केवल उत्पादक स्तर पे ही नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। ये बल्कि थोक लेन देन के स्तर पे और कुछ कर और वितरण प्रणाली के स्तर पर भी ये पता करता है कि मुद्रास्फीति कितनी, केवल प्रोडक्शन के स्तर पे ही नहीं करता है। तो यहाँ पर ये भी गलत है। तीसरा अगर हम बात करें, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट, यह सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को अभिग्रहित नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। डब्ल्यूपीआई की अगर हम बारे में बात करें तो डब्ल्यूपीआई यानी होल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो ये केवल गुड्स की प्राइसेस के बारे में बात करता है, जबकि आप जब सीपीआई पढ़ते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये आपका गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही कैलकुलेट करता है। यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बारीकी से दिखाता है कि एक एक कस्टमर, एक एक कंज्यूमर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है महंगाई का, तो गुड्स को भी और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करके दिखाता है। जबकि होलसेल प्राइस में क्या होता है, ये दिखाता है कि केवल गुड्स को लेकर यानी वस्तुओं को लेकर कितना जो है कि उसमें प्रभाव आ रहा है। ये सारी चीजें जो है कि हैं, इसलिए तीसरा और दूसरा गलत है, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा गलत है। एक और जानकारी आप कलेक्ट कर लीजिए कि डब्ल्यूपीआई की अगर हम बेस ईयर की बात करें तो अप्रैल 2017 में सरकार ने इसके बेस ईयर को चेंज किया, जो कि पहले था 2004 से 2005, जिसको अब चेंज करके वर्तमान में 2011-12 के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए याद रखना डब्ल्यूपीआई को जो है कि 2011-12 पे होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि साप्ताहिक आधार पर जो है कि इसके आंकड़े उपलब्ध होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। आईएमएफ से रिलेटेड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वित्त में विशेष आहरण अधिकार के लिए जो कोटा सूत्र होता है, यानी कि जो एसडीआर के बारे में मैंने कल आपको इसके टेस्ट पेपर में बताया था, उस एसडीआर के फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि वर्तमान में जो कोटा मिलता है हमको किस किस परसेंटेज पे मिलता है, तो इसमें आप देखोगे एक तो आपको मिलेगा सकल घरेलू उत्पाद पे जो भारित औसत है यानी जीडीपी पे, लगभग इस पे 50% मिल जाता है। खुलापन पे अगर आप देखोगे, ओपननेस पे 30% मिलता है। और आर्थिक परिवर्तनशीलता पे अगर आप देखोगे तो 15% मिलता है, यानी अभी हम 95% तक पहुंच चुके हैं। और 5% जो होता है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार, यानी कितना आपके पास मुद्रा भंडार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इस पे 5% मिलता है। तो टोटल हो गया 100%, यानी इसमें जनसंख्या का आकार मैटर नहीं करता है। अगर ऐसी बात होती तो चाइना और भारत को सबसे अधिक वेटेज मिलता है, जबकि चाइना और भारत को वेटेज बहुत कम है। यानी भारत को तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि भारत के पास इतनी ये चीजें है ही नहीं, जीडीपी हो गई, खुलापन हो गया, ये सब चीजें। तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट से हो जाएगा 2, 3, 4। यहां पर खुलापन का मतलब होता है ओपननेस, यानी कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड होकर आप कितना व्यापार करते हो दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और अगर मैं एसडीआर की बात करूं तो इसमें 5 करेंसी आती है, हालांकि इसको मैंने कल के टेस्ट में डिफाइन किया था, एक बार दोबारा बता दूं। एक तो होता है अमेरिकी डॉलर, फिर उसके बाद यूरो होती है दूसरी मुद्रा, तीसरी मुद्रा होती है आपकी येन, चौथी मुद्रा होती है पाउंड यानी कि जो यूके का है, और पांचवी मुद्रा जो कि 2016 में इंक्लूड की गई थी इसमें, वो थी चाइना का युआन भी आप कह सकते हो, या दूसरी भाषा उसकी रेनमिनबी होती है। और जैसे ही इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी बार 2018 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ दिया था ये सीधा सीधा प्रश्न कि कौन सी मुद्रा को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो इस आधार पर ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहां पर 54 के बारे में। देखिए, इस तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस के साथ अगर आप इस सीरीज को करते हैं, टेस्ट सीरीज को, और बाद में इसकी पीडीएफ के माध्यम से आप रिवीजन भी करते हैं, जो कि टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है आपको पीडीएफ, तो वहां से आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है और जो चीजें आपने पहले से पढ़ी होती है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। संडे को मैं इस पर एक क्लास लेकर आऊंगा डाउट सेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, जो आप मेंस ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाने चाहिए यूपीएससी के लिए, जो स्पेशली 2025 में देना चाह रहा हूं, तो उनके लिए अभी से प्रिपरेशन कैसे करनी, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच में अदला बदली कर रहा होता है, तो यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है। यह पंक्ति जो है कि किस बेरोजगारी का उल्लेख करती है? इसको कहा जाता है घर्षण बेरोजगारी, या फिर इसको हम कह सकते हैं सर्च एम्प्लॉयमेंट, अर्थात की सर्च बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड मतलब कि खोज करने वाली। जैसे अभी मान लीजिए कोई, बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जो प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टीचर हैं, प्राइवेट में हैं, तो जब क्या होगा कि उनके बाद अगर उन्हें लगता है कि यार इस टीचिंग जॉब से बेहतर है कि मैं कोई और जॉब की तलाश कर लूँ जो और बेहतर, या फिर अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट सर्विस लगती है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस या कोई भी, तो वो क्या करेंगे, वहां से रिजाइन करेंगे और नई सर्विस में ज्वाइन करेंगे। इस दौरान क्या होता है, उनके पास एक बेरोजगारी होती है। आप कहोगे सर एक अच्छी खासी रेपुटेड जॉब मिल रही है,
बेरोजगारी का मतलब होता है जब आपको कोई भी आर्थिक रूप से कोई पैसा नहीं मिल रहा होता है। आपने आज जो है कि गवर्नमेंट सर्विस टीचिंग डिपार्टमेंट से रिजाइन दे दिया, आपकी सैलरी आज के बाद से ही बंद हो जाएगी क्योंकि आपने स्कूल छोड़ दिया, सर्विस देना बंद कर दिया। लेकिन अगली सर्विस को ज्वाइन करने में हो सकता है 3 से 4 महीना लगा। इन 3-4 महीने में जो गैप हुआ, इस दौरान आपके पास कोई इनकम नहीं आ रही है, यानी आप बेरोजगार हो गए हो, तो इसी को कहा था घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, इसमें जो है कि तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया। अगला है करंट अफेयर्स का। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने द प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट यानी PRET इस पहल की शुरुआत की है? तो ये स्पेशली WHO के द्वारा शुरू की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि कोविड-19 महामारी के समान स्तर तबाही वाले प्रकोप के विरुद्ध तैयार किया गया था, कि ताकि हम इस चीज को दोबारा होने से रोकें और वैश्विक स्तर पर प्रॉस्पेरिटी के लिए दोबारा काम करें। अगला प्रश्न यहाँ पे JC बोस के बारे में है 56 प्रश्न में। 56 नंबर में कह रहा है कि जगदीश चंद्र बोस के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वे भारत में बेतार संचार के अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया। वे मिलीमीटर तरंगदैर्घ्य के साथ रेडियो संचार प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं JC बोस के बारे में। हालांकि इनको ये बायोलॉजिस्ट माना जाता था, यानी कि जो जूलॉजी से संबंधित होते हैं, अर्थात कि बायो वैज्ञानिक के रूप में, जीव वैज्ञानिक कह सकते हो, लेकिन फिर भी इन्होंने ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है कि सही है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने तीनों पे ही काम किया था। और इन्होंने लंदन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से BSc किया था और 1883 से जो है कि यह कॉलेज जुड़ा हुआ था। फिर आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? अर्थात जो रिपोर्ट्स होती है वो कौन कौन सी प्रकाशित की जाती है? तो एक तो होता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अर्थात कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट की बात करें तो ये भी जारी करता है। दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अर्थात कि एक तो हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हो गया, और एक होता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है विश्व आर्थिक आउटलुक। अगर इसकी बात करें तो इसे IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। और एक और रिपोर्ट देखने को मिल रही है ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह भी IMF के द्वारा जारी की जाती है। तो ये 2 रिपोर्ट तो IMF जारी करता है, जबकि ये 2 रिपोर्ट जो है कि आपका वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था? भारत में जो 1950 में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो प्लान बनाया गया, जिसको हम लोग योजना आयोग भी कहते हैं, तो ये विचार आपका सोवियत संघ से लिया गया था, भारत में सोवियत संघ से। हालांकि 2015 से अब आपका नीति आयोग काम करने लगा है। क्या करने लगा? नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के बाद नया बना था। अगला प्रश्न है रिकॉर्डियन तुल्यता, यह किससे संबंधित है दोस्तों? रिकॉर्डियन तुल्यता की बात करें, रिकॉर्डियन भी कह सकते हो आप इसे, तो ये सरकारी खर्च से संबंधित होता है। यह आपके ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डेविड रिकार्डो, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि इनका यह सिद्धांत कहता है कि वर्तमान करों या भविष्य के करों और वर्तमान घाटे से सरकार के खर्च का वित्त पोषण करने के लिए क्या क्या अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, इसके बारे में बात की जाती है। अगला प्रश्न है आपका मसाला बॉन्ड से संबंधित। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं हम लोग, और क्या पढ़ेंगे? ये बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए जाते हैं। मसाला बॉन्ड में मुद्रा संबंधी जोखिम निवेशक का होता है, न कि बॉन्ड जारी करता को। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें कि भारतीय पूंजी बाजार जो आपका शेयर मार्केट है, जो बॉम्बे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें इनको जारी नहीं किया था, बल्कि ये ऐसे एक बॉन्ड होते हैं जहां से हम विदेशों से जो है कि विदेशी बाजार में या विदेशी पूंजी बाजार से जो है कि पूंजी को जुटा सकते हैं भारतीय रुपए के मूल्य के रूप में, जैसे डॉलर वगैरह हम जुटा सकते हैं। तो ये भारतीय पूंजी बाजार गलत है, बल्कि विदेशी पूंजी बाजार होना चाहिए जो फॉरेन कंट्रीज में होती है। तो इसलिए एक स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है कि भाई किसी भी प्रकार के आप बॉन्ड में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जोखिम अल्टीमेटली इन्वेस्टर का होता है, बॉन्ड जारी करने वाले का नहीं होता। चाहे वो कंपनी जारी करे चाहे सरकार जारी करे, इन्वेस्टर को नुकसान होता है, न कि जारीकर्ता को। मसाला बॉन्ड के अगर हम लाभों की बात करें तो सिंपल सी बात है, मसाला बॉन्ड का रुपए ब्याज दरों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। साथ में अगर आप देखोगे कि रुपए के डेप्रिसिएशन के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि रुपए की वैल्यू गिर रही है कि ज्यादा। अर्थात रुपए की वैल्यू गिरने का मतलब हो गया कि $1 खरीदने के लिए अगर आपको अभी 70 रुपए देने पड़ रहे हैं और फिर पता चलता है 6 महीने बाद $1 खरीदने के लिए आपको 90 रुपए पेमेंट करनी पड़ रही है, यानी वैल्यू की प्राइस हमारी घट गई, सामने वाले के सामने हमारी औकात क्योंकि गिर गई कि भाई $1 के लिए कहाँ हमें 70 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो है कि फायदेमंद होता है, विदेशों से अगर हम डॉलर कलेक्ट कर रहे हैं तो भाई अल्टीमेटली उसे हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें जो घरेलू निवेशक होंगे उन्हें पैसा ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये बेनिफिट होता है, कोई नुकसान नहीं होता इससे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है आपका बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति होती है। इसका गठन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है? ये मैंने अभी आपको बताया कि ये आईएमएफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इस एसडीआर में आपकी 5 करेंसी आती है इंटरनेशनल लेवल पर और इसी से संबंधित ये चीजें थी। और इसका जो गठन हुआ था वो 1969 में किया गया था आईएमएफ के द्वारा, एसडीआर का गठन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर है? भाई डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? अगर आप देखोगे कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स लग रहा है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। या फिर आपको कोई गिफ्ट मिला है और उस गिफ्ट पे भी जो टैक्स लग रहा है, उपहार कर, ये भी होता है आपका। वहीं अगर आप कॉर्पोरेट कर की बात करोगे, निगम कर, लेकिन आपका उत्पाद शुल्क नहीं होता है। उत्पाद शुल्क का मतलब होता है इस प्रोडक्शन में आपका गुड्स आता है और सर्विसेज आती है। भाई उत्पाद का मतलब क्या होता है? जिस वस्तु को उत्पादित करने में अंतिम मूल्य क्या है और उसको खरीदने के बाद कितना टैक्स देना पड़ रहा है लोगों को। तो भाई अल्टीमेटली गुड्स को भी उत्पादित किया जाता है और सर्विस को भी। अब गुड्स और सर्विस को खरीदने पे जो भी टैक्स दिया जाता है उसी को हम लोग कह देते हैं जीएसटी, गुड्स और सर्विसेज पे देने वाला टैक्स है। और जीएसटी क्या है ये भी आपको पता है कि 2017 से लागू हुआ एक संवैधानिक प्रावधान के तौर पे, जुलाई 2017 से। और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है दोस्तों? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। अर्थात जहां हम सरकार को डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं देते हैं, बल्कि जो वस्तु हम खरीदते हैं उस वस्तु पे जितना भी टैक्स होता है हम उस कंपनी को पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जीएसटी, अप्रत्यक्ष। तो इस आधार पे आप तीसरा हटा दोगे तो 1, 2, 4 अर्थात आपका ए ऑप्शन हो गया। या फिर अगर आप केवल एक तीसरे को ही केवल अगर जानते रहते तो तीसरा हटाते, तीसरा हटाते, तीसरा हटाते, तो अल्टीमेटली आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले पीएसएलवी आर्टिबल मतलब ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के पीछे के विचार निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो यहां पर आप देखोगे कि यह एक ऐसा कक्षीय मंच है जहां पे गैर पृथककारी पेलोड के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। गैर पृथककारी पेलोड का मतलब होता है जहां पे हम पेलोड को अलग नहीं करते लेकिन लॉन्च व्हीकल के साथ ही रहता है और जहां पे वैज्ञानिक अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें इस तरीके का जो है कि जो मिशन लॉन्च किया गया वो C55 के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था C55 में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 64 में, निम्नलिखित दस्तावेजों पर बात कीजिए और उपयुक्त दस्तावेजों में से कितने संसद में प्रस्तुत बजट में शामिल होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को समाहित करते हुए बजट की चीजों को भी डाला जाता है यूपीएससी द्वारा। और बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि बजट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है कि वित्त मंत्री के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर आप बहुत इजीली तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो ये हमेशा एक बैक ईयर की रिपोर्ट देता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें बजट प्रेस करना है, बजट अगर हमें 24-25 के लिए अगर हमें बजट प्रस्तुत करना है तो ये तो होगा 1 फरवरी को दोस्तों, इसके डॉक्यूमेंट 1 फरवरी को आएंगे। जबकि 31 जनवरी को हमें एक इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है जो होता है स्पेशली 2023 से लेकर 2024 की रिपोर्टिंग के बारे में। तो बजट तो 1 फरवरी को पेश हो रहा है, जबकि बजट में इकोनॉमिक सर्वे होता ही नहीं है, तो इसको आप पहले ही हटा दो। अब बचे हुए जितने भी हैं, चाहे वो वित्त विधेयक हो, आउटकम बजट जिसे हम परिणाम बजट भी कहते हैं, और फिर माध्यमिक राजकोषीय नीति विवरण और अनुदान की मांगे, ये चारों पॉइंट आपके इसमें शामिल होते हैं। अर्थात केवल 4 ऑप्शन है, यहाँ के अनुसार दिए गए चारों ऑप्शन ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो बजट प्रस्तुत करते समय उसमें एक बजट भाषण भी होता है जो वित्त मंत्री पढ़ते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण भी होता है जिसको हम लोग आर्टिकल 112 के तहत क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, आम भाषा में उसे बजट कहते हैं। कितनी उसमें मांग की गई है प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा, तो अनुदान मांगे होती है। फिर एक विनियोग विधेयक होता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग, प्राप्ति बजट, व्यय बजट, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती है। और FRBM एक्ट यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के तहत 3 डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं, जिसमें माध्यमिक जो मध्य अवधि के राजकोषीय नीतिगत विवरण होते हैं, राजकोषीय नीति के रणनीतिक से संबंधित विवरण होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। तो इस आधार पे आप इसको हटा दोगे तो केवल 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं, उत्पत्ति के नियम, ये प्रायः चर्चा में रहा है। तो ये किससे संबंधित है भाई? उत्पत्ति के नियम के बारे में बात करें तो इसको हम रूल ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हैं। और इसको जो व्याख्यायित कर रहा है कि घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं की डंपिंग को रोकने हेतु व्यापारिक मानदंड विकसित करना, इसी को हम उत्पत्ति के नियम या रूल्स ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी देश के द्वारा अपने घटिया सामान को सस्ता करके दूसरे देशों में बेचा जाता है, बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात डंप कर दिया जाता है। और उस सामान के खिलाफ अगर वो देश जिसमें उस
उस चीज को बेचा जा रहा है, उस देश के द्वारा अगर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, कोटा लगाया जाता है या प्रशुल्क लगा दिया जाता है, जिसे हम एंटी डंपिंग मेजरमेंट कहते हैं, एंटी डंपिंग साधन का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम उत्पत्ति के नियम से संबंधित समझते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि भितरकनिका, जो आपकी गरान है भितरकनिका में उड़ीसा में, उससे संबंधित है। ऑलिव रिडले कछुओं से संबंधित, क्योंकि ये वहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये विश्व में पाई जाने वाली सभी समुद्री कछुआ प्रजातियों में से सबसे बड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसे वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है, अभी हम देखेंगे। सामान्यतः एक ऑलिव रिडले कछुए 100 से 150 अंडे देती है और ओडिशा राज्य में स्थित ऋषिकुल्या समुद्र तट ऑलिव रिडले कछुओं के लिए एक अधिसूचित वन्यजीव अभ्यारण्य। गलत, मैंने अभी कहा कि ऋषिकुल्या नहीं बल्कि वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा वहां पे है, मैंने आपको बताया कि भितरकनिका। तो भितरकनिका इंपॉर्टेंट है, न कि ऋषिकुल्य। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए कि केवल क्या रहेगा, सी ऑप्शन, अर्थात कि दूसरा वाला ही केवल सही है कि 100 से 150 अंडे दे सकती है और ओडिशा का भितरकनिका गरान इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं जैव विविधता विरासत स्थल और उनकी लोकेशन के बारे में बात करें, क्योंकि अभी हाल ही में गर्दमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल में सूचित किया गया, जो कि ओडिशा की है। तो यहाँ पर यह गलत हो गया। अरिटा पट्टी की बात करें, जिसको हम अरिटू पट्टी भी कह सकते हैं, तो ये तमिलनाडु में है कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं। देखो, गंधमर्दन पहाड़ी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि और भी वहां पे है, लेकिन अरिटा पट्टी की बात करेंगे तो तमिलनाडु के मदुरै जिले में है, यह तो सही है। फिर उसके बाद पूछ रहा है नमथिंग पोखरी। जो ये नमथिंग पोखरी है, ये आपके वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत आती है, दार्जिलिंग क्षेत्र में, तो ये भी गलत है। तो पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, तो कहाँ है ये गलत, जो मैंने बताया वो भी सही हो गया। अब केवल एक युग्म बचता है, दूसरा वाला ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही डकार घोषणा पत्र। ये क्या है भाई, डकार घोषणा पत्र? ये असल में 21 अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाया गया है, जो कि सड़क दुर्घटना से होने वाली जो मौत होती है ना, इनकी रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे पता चले कि कितने लोग सड़क दुर्घटना मारे जा रहे हैं, जिसके लिए हम सड़क सुरक्षा नीति बनाए और जो है कि विशेष तरीके से डेटा कलेक्ट करके इसको सही तरीके से सक्षम किया जाए। तो ये सड़क सुरक्षा पर जो है कि आधारित है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और ये डकार जो घोषणा पत्र है वो कोई और नहीं बल्कि ये राजधानी भी आपसे पूछ सकता है यूपीएससी, सेनेगल की राजधानी है डकार, सेनेगल की राजधानी है, ध्यान देना, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 में सीपीआई के बारे में, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था डब्ल्यूपीआई, अब यहाँ पे सीपीआई पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। और मैंने पहले बताया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। यह उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की गई कीमतों में परिवर्तन को मापता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे वस्तु और सेवा दोनों आ गए। इसकी माप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसका आधार वर्ष 2012 है, बिल्कुल सही बात है ये भी। सीपीआई में भोजन और पेय पदार्थों का भारांश सर्वाधिक है, यानी 50%, यह भी सही है। तो इस आधार पर ये सभी तीनों ही सही हैं। क्या है, सभी तीनों ही सही है और इसकी आधार वर्ष 2012 है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो गणना की जाती है वो अलग अलग कैटेगरी में की जाती है, जैसे एक होता है IWCPI, अर्थात कि इंडस्ट्रियल वर्कर की रिपोर्टिंग ली जाती है। एक होता है आपका AL यानी एग्रीकल्चर लेबर की मानी जाती है। एक होता है RL यानी कि रूरल जो लेबर होते हैं ग्रामीण स्तर पे, और एक होता है UNME की बात करें यानी जो शहरी स्तर पे गैर मैनुअल कर्मचारी होते हैं इनके लिए। तो सभी का जो है कि एक मेजरमेंट किया था, इसमें देखा जाता है कि उपभोक्ताओं के लिए कहाँ कहाँ महंगाई है, तो इसलिए बहुत ही बारीक जानकारी हमारी अर्थव्यवस्था की देता है। अब आ जाइए अपना अगले टॉपिक की ओर। 70 नंबर पे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल की सीमा माने वाले हेलियोस्फीयर के बाहर संचालित है? तो भाई वायेजर 2 की बात करेंगे हम। और ये जो वायेजर 2 है ये नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। अगला प्रश्न है 71, निम्नलिखित में से पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें क्या है? भाई पूंजीगत प्राप्ति आप कहां कहां से कर सकते हो? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बाजार उधारियां हो गई, फिर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हो गए, भविष्य निधि हो गई। लेकिन सार्वजनिक उद्यमों के लाभ जो है ये पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनाए गए बैंकिंग सुधारों के संदर्भ में 1982 अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज की ही क्लास में मैंने नाबार्ड के बारे में चर्चा की थी, पूरा डिटेल से बताया था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है, जो किस तरीके से राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, फिर PACA के द्वारा कैसे
करेंसी यानी कि जो लोन है वो कैसे गांव तक पहुंचाता है। तो ये 1982 कुछ और नहीं बल्कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना इसी वर्ष हुई थी 12 जुलाई 1982 को, जिसके लिए अगर आप देखोगे तो शिवरामन समिति की सिफारिश को माना गया था। कौन सी सिफारिश थी, समिति थी शिवरामन समिति। हालांकि ये चीजें मैंने आज आपको क्लास में कराई भी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। इकोनॉमिक्स की मेंस ओरिएंटेड सीरीज चला रहा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत मजेदार सीरीज है, हैंड रिटन नोट्स की। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि वहां से पूरी इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी। मैं कह सकता हूं उसके अलावा आपको और इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक पे आते हैं दोबारा 73 प्रश्न की ओर। यहां देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संदर्भ में। ये देखिए मुद्रास्फीति को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे मुद्रास्फीति कम किया जा सकता है, ये भी चीजें मैंने आरबीआई के लेक्चर्स पढ़ाई है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सही बात है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का निर्धारण आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मुद्रास्फीति का टारगेट रखा है इसे आइडियल जो है कि 4+-2 रखा गया है, अर्थात कि इसका मतलब होता है कि मुद्रास्फीति या तो 2% तक जा सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम वो 6% तक जा सकती है। ये किसके, जीडीपी के रेफरेंस में होता है। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले आपको पता होना चाहिए, इवन कि अक्टूबर नवंबर या जुलाई 2023 की मैं बात करूं तो लगभग 9% तक चली गई थी जीडीपी के। बहुत महंगाई बढ़ गई थी, जिसमें आपको टमाटर प्याज वगैरह बहुत महंगे मिल रहे थे। तो इसका निर्धारण केंद्र सरकार नहीं बल्कि आरबीआई करती है, इसलिए यहां पर यह स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया दूसरा, और केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। माध्यमिक राजकोषीय नीति विवरण अभी हमने ऊपर देखा था, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये भी देखा था, राजकोषीय नीति की रणनीति से संबंधित विवरण। ये एफआरबीएम एक्ट के तहत सरकार के लिए संसद में वार्षिक तौर पर केंद्रीय वित्तीय विवरण के साथ उपयुक्त रूप में से कितनों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो ये तीनों को ही अनिवार्य है। यही अभी जो आपको मैंने बजट पढ़ाया तो वहां पे एफआरबीएम एक्ट जो कि कब आया था दोस्तों, एफआरबीएम एक्ट की बात करूं, बीएम एफआरबीएम एक्ट आपका 2003 में आया था। इसके तहत ये 3 डॉक्यूमेंट्स को भी पेश किया जाता है बजट के साथ, जैसे आपकी अनुदान की मांगे होती हैं और राजकोषीय घाटे के बारे में जो डिटेल्स होती हैं, आय व्यय की प्राप्ति होती है, साथ में बजट भाषण वगैरह। तो उनके साथ ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी कंपलसरी होते हैं बजट भाषण में या बजट के साथ प्रस्तुत करना। तीनों से हो जाएंगे। 75 प्रश्न को देखते हैं, आरआरबीज के बारे में बात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मैंने कल की क्लास में करा रखा है इकोनॉमिक्स में, आप जाके देख सकते हो। वहां पे कह तो रहा हूँ जिस तरीके का मैं नोट्स बता रहा हूँ ना, वो यूपीएससी पे पूरा बेस्ड है और यूपी पीसीएस से अदर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेस्ड है। ठीक है, उसकी पहचान क्या है, जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स है, सेलेक्टेड लोगों के उसमें नोट्स इंक्लूडेड है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की। और अगर उन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आपको विजन जैसी इंडिया के टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज में अगर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं तो नो डाउट उस नोट्स की विशेषता है, ये उसकी खासियत है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, ये भी मैंने पढ़ाया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप यानी 1975 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। बिल्कुल सही बात है, नरसिम्हन समिति लेके आई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी पूर्णतः राज्य सरकार के स्वामित्व में होती है, बिल्कुल नहीं। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। इसमें 3 कंडीशंस जो होती हैं उसमें ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक होती मतलब गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 50% डोनेट करती है, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है वो 35%, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जिस राज्य में उसको खोला जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, उसकी केवल 15% की इक्विटी होती है। तो ये अलग अलग इक्विटी का शेयर है जो कि मैंने बताया भी है आपको। तो ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये हो गई स्पॉन्सर्ड बैंक की, और ये हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे दूसरा तो गलत हो गया कि ये पूर्णता नहीं होती बल्कि 15% होती है। तो केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से ये सारे प्रश्न आप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधिकारिक आरक्षित बिक्री पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यह रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री को संदर्भित करता है जब उसका भुगतान संतुलन घाटे की स्थिति में होता है, तो ये बात नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है यह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश की प्रक्रिया हेतु सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री को संदर्भित करता है कि हम कितनी बिक्री कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेलवे के कुछ सेक्टर्स में जितना भी सरकार, जैसे मान लो कि रेलवे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रेलवे में जो है कि 100% इक्विटी किसकी, गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि यार हम इसमें से कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ चीजों को बेच दें जिससे प्राइवेट सेक्टर इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो मान लेते हैं कि सरकार ने कहा कि हम 20% ही केवल बेचेंगे, 80% अभी सरकार के पास ही रहेगा। तो ये जो बेचा गया यही दिखाता है कि कितनी हिस्सेदारी सरकार ने अपनी बेच दी है। तो इसी को कहते हैं आधिकारिक आरक्षित बिक्री। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 77 पे,
निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति अंतराल पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह वर्तमान वास्तविक जीडीपी और पूर्ण रोजगार के दौरान चल रही अर्थव्यवस्था की जीडीपी के बीच का अंतर है, जिसको हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। हालांकि इन्फ्लेशन का चैप्टर अब कल से आपका शुरू हो सकता है शायद, या परसों, तो उसमें ये जो पॉइंट है आपके सामने अभी ये क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 78 करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ठीक है, जिसको हम लोग पीएम स्वनिधि के नाम से जानते हैं। पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको इंग्लिश में हम इस तरीके से लिख सकते हैं पीएम स्वनिधि, ठीक है, NIDHI। तो इसकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी, आप इसको ओपन करोगे तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। क्या स्टेटमेंट है? यहां लिख रहा है यह स्ट्रीट वेंडर्स की संपार्श्विक मुक्त पूंजीकरण ऋणों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब हो गया कि जो गलियों में जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं या जो दुकानें खोलते हैं, जो सड़कों के किनारे जो ठेले वगैरह लगे होते हैं, जो बेचने वाले खाने वाले कुछ भी, तो इनको भी ऋण देने की सुविधा की जा रही है, जिसके लिए कोई भी संपार्श्विक मुक्त अर्थात कि कोई भी हम कोलेट्रल नहीं रहेंगे, किसी चीज को हम गिरवी नहीं रखेंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं स्ट्रीट गलियों में, उनको जो है कि जिनको अब तक जो है कि 5,152 करोड़ रुपए लगभग दिए जा चुके हैं, के कुल 42 लाख जो है कि ऋण वितरित किए जा चुके हैं। और इसमें अगर हम देखें कम ब्याज दर पे, ये क्या लिख रहा है, या रियायती ब्याज दर पे 10 लाख तक का नहीं, 10 लाख नहीं दोस्तों, केवल 10,000 रुपए, क्योंकि गलियों में जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं सड़कों के किनारे या जो है कि फुटपाथ के किनारे, उनके लिए ठेला पटरी लगाने के लिए 10,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। ये समय तक कोविड-19 के दौरान 2020 में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था उसके तहत दिया गया था, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा खराब हालत में यही लोग थे, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि ये रोज कमाते खाने वाले लोग थे। जब जनसंख्या यानी कि आम पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है तो इनके सामान कैसे बिकेंगे? तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इनको दोबारा तैयार करने के लिए, यानी कि दोबारा आप अपनी स्थिति को सुधार सकें, इसलिए दिया गया था। तो ये गलत है। इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स हॉकर को शामिल किया गया। बिल्कुल, केवल गांव में नहीं, शहरों को भी शामिल किया गया। तो 1 और 3 दोनों सही है, अर्थात इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो कितना अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रीट वेंडर के बारे में, पीएम स्वनिधि। नेक्स्ट अगर हम देखें भुगतान संतुलन, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इसको भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हालांकि अभी तो ये टॉपिक नहीं आया, लेकिन जब आ जाएगा तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और तब आप रिवाइज कर पाओगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि बीओपी के बारे में क्या सही है। यह किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया जो है कि कितने रुपए का सामान बेचता है या खरीदता है, तो हमने देख लिया कि इंडिया जो है कि 50 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे कि 50 रुपए का सामान उसने बेचा गुड्स और सर्विसेज का, और यूएसए से जो है कि उसने कितने रुपए का सामान खरीदा, 40 रुपए का खरीदा। तो कितने रुपए के प्रॉफिट में है इंडिया? 10 रुपए के प्रॉफिट में यूएसए से, लेकिन चाइना से ऐसे घाटे में भी चलता है। तो अलग अलग देश का एक रिकॉर्ड होता है जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो ये होता है 79 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे गैट से संबंधित कुछ है, व्यापार से संबंधित जो है कि एग्रीमेंट्स हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को, कि सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते और उसके विवरण, जैसे मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, तो कौन कौन से सही हैं? तो एक एक करके पढ़ते हैं। मोड 1 में नैसर्गिक व्यक्तियों की आवाजाही हो सकती है, बिल्कुल मुक्त रूप से आवाजाही हो सकती है कहीं पर भी, बस आपके पास वीजा लाइसेंस होना चाहिए। मोड 2 में सीमा पारी व्यापार, यानी एक देश से दूसरे देश में आप व्यापार कर सकते हो, बिल्कुल सही। मोड 3 विदेशों में भी आप कोई भी चीज कंज्यूम कर सकते हो। मोड 4 वाणिज्यिक उपस्थिति, यानी कि दूतावास को भी ओपन कर सकते हो। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। तो चारों ही ऑप्शन सही, यानी चारों युग्म सही है। अगला प्रश्न है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में पूर्वी भारत में देखा जाने वाला मैंग्रोव पिट्टा, ये क्या है दोस्तों? मैंग्रोव पिट्टा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये एक पक्षी है। क्या है? एक पक्षी जो सामान्यतः ओडिशा के 2 तटीय जिलों में पहली बार देखने को गया था। तो ये सबसे पहले कहां देखने को मिला आपको? ओडिशा में देखने को मिला। यह एक पक्षी होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीआरएफ यानी कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में, किसके विजन को पूरा करने के लिए इसे तैयार किया गया है, कि किस टारगेट को हम पूरा करना चाहते हैं? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर 83 पे। मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वाणिज्य जो सब्सिडी है, इसके बारे में हमें बात करनी है। अगर हम इस सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसानों को दिया जाने वाला एक निश्चित प्रत्यक्ष भुगतान है, जहां किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है।
एम्बर बॉक्स सब्सिडी घरेलू नीतियां हैं जिनका उत्पादन और व्यापार पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही अपोजिट बातें लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं? दोनों ही अपोजिट बातें लिख रही हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि आपके गलत है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है 84 के बारे में। तरलता क्या होती है? लिक्विडिटी। ये आपको मैंने इकोनॉमिक्स मेंस की क्लास में बताया है। यह तरलता के लिए लोगों की वरीयता को दर्शाता है और विशुद्ध रूप से एक व्यवहारिक पैरामीटर भी है जो अन्य बातों के साथ साथ व्यय के मौसमी पैटर्न पर निर्भर करता है। यह किसके बारे में बात की जा रही है? किस अनुपात का वर्णन कर रहा है? तो ये आपका मुद्रा जमा अनुपात की बात कर रहा है। मुद्रा जमा अनुपात की बात जो हो जाएगी वो आप क्या कहोगे? इसे हम कहेंगे सीडीआर के बारे में करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सीडीआर के बारे में इसे हम कहते हैं। अब यहां पे देखिए एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे अगर मैं वैधानिक तरलता अनुपात की बात करूं तो एसएलआर की बात करते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एसएलआर कहते हैं, जो कि वर्तमान में 18% है और ये बैंकों के पास स्वयं रखा जाता है रिजर्व, और जिसपे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि क्या ब्याज इस पर मिलता है? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखा जाता है रिजर्व में उस पे भी ब्याज बनता रहता है। वहीं अगर हम नगद आरक्षित अनुपात की बात करें, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो की, जिसे बैंक किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं, और क्या इस पे ब्याज मिलता है दोस्तों? तो हम कहेंगे नहीं, इस पे ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं 85 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, कौन सा नहीं है? तो भाई वर्ल्ड बैंक जो बनता है वो 5 संस्थाओं को मिलाकर बनता है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, फिर होता है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र आईसीएसआईडी, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको हम कहते हैं आईएफसी। तो ये होते हैं, इस तरीके से आप देखोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आईबीआरडी, यानी कि क्या हो जाता है इसका मतलब कि इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक के रूप में आप इसे देख सकते हो। इन 5 संस्थाओं को मिलाकर वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया जाता है और जिसका हेडक्वार्टर यूएसए की वॉशिंगटन डीसी जो कि उसकी राजधानी है वहां पर होता है। तो ये सभी 4 ऑप्शन तो यहाँ से, लेकिन जो 5 होते हैं वो मैंने आपको 5 संस्थाएं बता दी। अगला प्रश्न अगर आप देखोगे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के बारे में है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक का मतलब जो होता है ये होता है कि सुविधाओं से संबंधित होता है, जो किसी देश के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो वस्तु के आयात निर्यात, सेवाओं के आयात निर्यात के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सुविधाएं होती है, जो लागत होती है, इसी को हम लॉजिस्टिक कहते हैं। तो जिसका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो अभी हाल में क्या हुआ कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने LPI 2023 को जारी किया गया है। LPI का मतलब होता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे जारी किया है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है क्या? तो ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि ये वर्ल्ड मतलब यूएनओ के द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहली चीज तो गलत होगी। दूसरा, पिछले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है क्या? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि 139 देशों में भारत इस समय 38वें स्थान पे आ चुका है, जो कि 2018 की अगर हम रैंकिंग को देखते हैं तो 44वें नंबर पे था। तो लगातार भारत ने अपने अंदर सुधार किया है, जिसके लिए बहुत सारे ऐसे पहल चलाए गए, जैसे पीएम गति शक्ति मॉडल, जिसके तहत जो है कि कोस्टल रीजन को जोड़ा गया है रेलवे से। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी थी, सागरमाला, भारतमाला यानी कि तटीय क्षेत्रों को जोड़ना, सड़कों को जोड़ना, ये सभी लॉजिस्टिक सुधार में भारत सरकार के द्वारा काम किए गए हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला लेकिन गलत है। तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, यानी ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के नाम से? तो आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, वर्ल्ड बैंक, इनको जो है कि हम ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के नाम से जानते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के रूप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले IBRD का गठन हुआ था और साथ में IMF का। इन दोनों का गठन 1944 में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी के अंतर्गत ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हो रहा था वहां पर, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं भी कह देते हैं। आगे चल के 1946 में गैट का भी निर्माण हो जाता है, जो आगे चल के गैट क्या होता है 1995 में क्या बन जाता है, WTO के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले पद एर्नी एंड बॉर्ड, ये क्या है दोस्तों? तो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और कुछ नहीं है, जैसे चैट GPT होता है वैसे होता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये तो पढ़ेंगे हम, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, गलत बात है। आज ही मैंने आपको इकोनॉमिक्स
फाइनेंशियल जो इंक्लूजन था, वित्तीय समावेशन के बारे में बताया था, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन खाते के बारे में डिटेल से बताया कि इस पर ब्याज मिलता है। दूसरा, पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अर्थात इसमें क्या होता है कि सरकार ने बैंकों के द्वारा सभी व्यक्तियों के जनधन खाते में 10,000 रुपए एडवांस में दे रखे कि ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ले सकते हो, लेकिन जब आप इसे वापस करोगे तो एक बहुत ही न्यूनतम 2% का लगभग इस पर ब्याज दिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा मतलब। तीसरा है, नए प्रधानमंत्री जनधन खाते में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर किया जा रहा है, बिल्कुल सही। तीसरा, प्रधानमंत्री जनधन खातों में रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, यह भी सही। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब आगे हम बात करें, राजकोषीय घाटे की बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 पे चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण यानी कि राजकोषीय घाटे के लिए जो हम वित्तीय मतलब कि वित्तीय घटकों की यूज करते हैं, किस तरीके से हम इसके पैसों को यूज करें, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत इसकी अनुमति नहीं है, तो ये बात गलत है। बिल्कुल अनुमति, तो यहाँ पे अनुमति दी गई है, ना कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। अब आगे चलते हैं। यह अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति को कम करता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, ये कुल मुद्रा आपूर्ति को कम नहीं करता है, तो इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरलता शब्द को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? भाई, किसी संपत्ति को उसके मूल्य में अधिक ह्रास के बिना नगदी में परिवर्तित करने की सुगमता को। मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में, लिक्विडिटी के मामले में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा लिक्विड होता है आपका कैश, कैश के बाद आपका क्या होता है गोल्ड, गोल्ड के बाद आपका क्या होता है सिक्योरिटीज या बॉन्ड, उसके बाद क्या होता है आपकी प्रॉपर्टी, यानी जिसको न्यूनतम हानि यानी कि न्यूनतम हानि और न्यूनतम समय में कन्वर्ट किया जा सके कैश के रूप में, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन 1, आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सदस्य नहीं होता, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बताई थी कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 इसमें बैंक के होते हैं और 3 सरकार के होते हैं। उन बैंकों में से आरबीआई का गवर्नर भी होता है और डिप्टी गवर्नर भी होता है, जबकि जब कास्टिंग वोट होती है यानी कि मतदान जब करना होता है, निर्णायक मत के रूप में आरबीआई के गवर्नर के पास ही अथॉरिटी होती है। तो ये तो स्टेटमेंट भाई गलत है, पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के प्राधिकारी के रूप में आरबीआई गवर्नर को प्रतिस्थापित किया है। अब यहां पर आप देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 93 में अगर हम देखें तो परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, जिसको हम लोग CLNDA 2010 के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या स्टेटमेंट ये कहता है कि यह अधिनियम परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित करने से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। यह परमाणु संयंत्र के संचालक पर कठोर और त्रुटि रहित दायित्व का प्रावधान करता है, जहां उसे उसकी ओर से किसी भी गलती की परवाह किए बिना क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक परमाणु दुर्घटना के लिए संचालक की देयता पर 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सीमा निर्धारित करता है, यह भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है यहाँ पे, तो इसलिए आप देख सकते हो कि तीनों स्टेटमेंट सही, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे आत्मनिर्भर भारत से संबंधित, कि यह फंड भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को इक्विटी फंडिंग प्रदान करता है, यानी MSME को इक्विटी फंडिंग देता है, बिल्कुल सही है। और इसी आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है, इसी आत्मनिर्भर भारत के तहत MSME की जो धनराशि का पैटर्न था उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है, उसकी लिमिट को। नेक्स्ट है, यह सेबी पंजीकृत श्रेणी सेकंड का वैकल्पिक निवेश कोष है, यह भी कह सकते हो आपकी एक अल्टरनेटिव है। SBI SRI फंड सेबी द्वारा अनुमोदित निजी एजेंसियों के एक संघ द्वारा संचालित होता है, बस यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें वित्तीय संस्थान और हाई नेटवर्क जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके द्वारा इसका बर्डन उठाया था, न कि सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा गलत है, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। 95 डेरिवेटिव्स हैं और इसके विवरण के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव्स के बारे में बात करें अगर हम, तो देखो फॉरवर्ड की बात करेंगे। फॉरवर्ड के बारे में तो भविष्य में एक निश्चित तिथि पर वर्तमान समय की पूर्व में निर्धारित कीमतों के अनुसार भुगतान किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन यानी अधिकार देता है किंतु दायित्व नहीं, यह भी सही है। तीसरा वारंट, दीर्घ अवधि वाले ऑप्शन, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ये सही है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा कि तीनों ही युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। तो राजकोषीय नीति, प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उछाल के दौरान सरकारी व्यय में वृद्धि, करों में कमी, मंदी के दौरान खर्च एवं में कमी एवं करों में वृद्धि से संबंधित है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है, अपोजिट लिखा गया है। और वहीं
चक्रीय राजकोषीय नीति का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उछाल के दौरान व्यय में कमी, करों में वृद्धि, मंदी के दौरान व्यय में वृद्धि और करों में कमी करने से। तो ये भी अपोजिट लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये वाला, ये दिया गया प्रति चक्रीय के लिए और ये जो दिया गया ये चक्रीय राजकोषीय, तो दोनों अपोजिट दे दिए गए हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। अगले प्रश्न को देखते हैं 97 में ओएमओ। और ये ओएमओ क्या होता है बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है आपको, जिन लोगों ने मेरी मेंस की क्लास की होगी वो जरूर इस प्रश्न का उत्तर बिना मेरे बताए दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। खुले बाजार के परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण रूप से खुली क्रियाओं में धन का अंतःक्षेपण अवशोषण स्थायी प्रकृति का होता है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल, और आरबीआई इस चीज को करती है सिक्योरिटी या बॉन्ड के माध्यम से। रेपो एक प्रकार के खुले बाजार की क्रिया है जिसमें केंद्रीय बैंक निश्चित तिथि और निश्चित मूल्य पर प्रतिभूतियों को खरीदने का वादा करती है। बिल्कुल सही बात है, यानी सिक्योरिटी बॉन्ड को जो है कि दोबारा उसे खरीद लिया जाता है बैंकों के द्वारा, जो कि रेपो रेट में होता है। और रेपो की जो फुल फॉर्म ही होती है यानी री परचेसिंग ऑप्शन, यानी कि दोबारा खरीदने का एक ऑप्शन होना चाहिए। तो आरबीआई इस तरीके की चीजों को यूज करती है। तो सेकंड भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चालू खाता संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं, अब यहां पर हम देखते हैं कि वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए गए सभी भुगतानों की माप होती है क्या? सभी वर्ड यूज करना। तो मैंने ऑलरेडी आपको अभी तो नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो चालू खाते में ये चीजें आती हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण भुगतानों को छोड़कर विदेश से प्राप्त उपदान आय भी शामिल होती है? नहीं, ये इसमें शामिल नहीं होती है, ठीक है। बीओपी के अंतर्गत जो दो घटक होते हैं, चालू खाते का संतुलन होता है और एक पूंजी खाते का होता है। तो चालू खाते में जितने भी प्रकार की आप सर्विसेज को, गुड्स को बेचते हो, खरीदते हो, इन सभी को शामिल किया जाता है, लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट इसमें यूज नहीं किया जाता है। तो केवल पहला ही सही होगा, दूसरा नहीं होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बारे में पूछा जा रहा है। आईएमएफ के बारे में जो पूछ रहा है, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के साथ की गई थी, यानी आईबीआरडी के साथ की गई थी। तो अभी हमने तो पढ़ा था कि 1944 में ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है, जुड़वा बहनों के रूप में, आईएमएफ और आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक, दोनों की स्थापना 1944 कह सकते हो, या फिर कुछ बुकों में आपको 1945 भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो सही है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, यह भी सही है। और भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य देश है, बिल्कुल। हालांकि आपके दिमाग में आएगा कि सर भारत तो आजाद हुआ नहीं था 1944 में, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से जो है कि प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे भारतीय, तो इसलिए भारत को भी इसका संस्थापक सदस्य माना जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही, यानी सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका महालनोबिस योजना। महालनोबिस योजना जो भारी और आधारभूत उद्योगों में तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी, ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 61 की, तो ये आपकी हैरड डोमर मॉडल पे थी। किस पे थी? हैरड डोमर मॉडल पे थी, आप इस तरीके से देख सकते हो। और जो दूसरी थी जो आपकी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक थी, दूसरी जो थी वो थी 1956 से 61 तक थी, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी। हालांकि इसका इम्पैक्ट आपको 1991 के सुधार से पहले तक देखने को पूरी तरीके से मिलता है। तो इसका एक बहुत लंबा व्यापक हमारे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे महालनोबिस जो मॉडल है वो सेकंड पंचवर्षीय योजना में आया था। और इस तरीके से आप देखोगे कि हमने 2 पार्ट में 100 MCQs को कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स को, और जिसमें आपने देखा होगा कि जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने इकोनॉमिक्स के चैप्टर को पढ़ाया है मेंस में, ठीक है, जो मेंस ओरिएंटेड क्लासेस में ले रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स में, वहां से सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न आ रहा है। और जो टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, जब वो आप उसको पढ़ लोगे तो आप इस टेस्ट सीरीज को उठा के देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप मेंस की क्लास को भी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे लिखा हुआ है आईएएस पीसीएस मेंस क्लास, उसे फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सभी सब्जेक्ट की मैं कराऊंगा, 3 से 4 महीने का समय लगेगा, लेकिन कंप्लीटली एक बार आपकी स्ट्रेटेजी हो जाएगी तो आपको आगे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।